और बच्चों क्या हालचाल। हम आज ले आए हैं अपने क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन का दूसरा वीडियो। हम फिजिक्स क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने रिलीज किया है उसके सोल्यूशंस देख रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि यार सबसे सिंपलेस्ट वे क्या होगा हमारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने का और क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें ये पता करने के लिए कि हमें आंसर्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए पूरा कवर किया था, ये वीडियो विल टॉक अबाउट सेक्शन बी और इसके क्वेश्चंस हम सारे के सारे स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से सेक्शन से ये क्वेश्चन आए हैं और उन्हें कैसे आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलो हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का है, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यार नेम अ डिवाइस विच यूटिलाइजेस यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पी एन डायोड टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। आप अगर टेक्स्ट बुक अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एसी से डीसी का कन्वर्टर ऑलरेडी मिल जाएगा। इसका एक डायरेक्ट आंसर है रेक्टिफायर। ठीक है, लेकिन किसी किसी को अगर ये यूनिलैटरल एक्शन नहीं समझ रहा है, यूनिलैटरल मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने देता है और दूसरे डायरेक्शन में इट डजंट अलाउ द करंट टू फ्लो, राइट। तो अगर आपके पास में एक पीएन जंक्शन डायोड है ऐसा, ठीक है, तो अगर ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दो, जिसको हम रिवर्स बायस मोड बोलते हैं, तो करंट विल नॉट बी अलाउड टू फ्लो, द करंट विल नॉट फ्लो। तो इसका यूनिलैटरल डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होने देता है और इसका यूज करते हैं हम रेक्टिफायर्स में। एसी में जहां पे करंट जो है वो कंटिन्यूअसली रिवर्स होता रहता है, हमें उसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना है, डीसी में कन्वर्ट करना है, तो हम रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सा 1 मार्क का आंसर है आपका, इजी, आपको रेक्टिफायर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यार फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाओ। अब बहुत सारे इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बिकॉज आप उसको समझे बिना बना रहे हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप उसके डायग्राम को समझो कि कौन से पार्ट्स क्या करते हैं, मेरे साथ में अभी डिस्कस करते हैं और उसको याद करने की कोशिश करो कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है। उसके हिसाब से आपको क्लियरली याद हो जाएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है। ना याद रखना, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं। ठीक है, इनपुट पहले बनाते हैं, तो सारे को अलग अलग कलर से बनाते हैं। इनपुट जो है हमारा, तो इनपुट आ रहा है हमारा एसी, राइट। तो यहां से हमें एक एसी सोर्स मिल रहा है और ये हमारा कॉइल है, राइट। हम कॉइल से इनपुट दे रहे हैं। अब ये जा रहा है हमारे डायोड वाले पे, राइट। तो डायोड वाला आउटपुट, तो डायोड वाला आउटपुट ये है, ठीक है, और इसमें 2 डायोड्स लगे हुए हैं। अब इनका वर्किंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टिफायर का वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है हमारा मेन सर्किट। तो मेन सर्किट कैसे है, सेंटर से टैप की निकलेगी, टैप की को हम यहां से ले जाएंगे और यहां से सेंटर से हम एक निकालेंगे और यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो जिसको करंट की सप्लाई चाहिए। ठीक है, फिर यहां से हम सीधा इसको कनेक्ट कर देंगे और इसको हम हमेशा लो पोटेंशियल, ग्राउंडेड पोटेंशियल पे रखेंगे। तो दिस इज द डायग्राम दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। डायग्राम आपको दिख रहा है, लोड रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब इसमें नेमिंग भी कर देते हैं, ये D1 डायोड है, ये D2 डायोड है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, डायग्राम तो इतना ही है, लेकिन ये याद कैसे रखेंगे, जैसे मैंने बताया ये प्राइमरी सर्किट है, ग्रीन वाला जो है वो सेकेंडरी डायोड सर्किट है और व्हाइट वाला जो है वो लोड सर्किट है। ठीक है, तो 3 सर्किट्स होने चाहिए। कहाँ से कनेक्शंस जा रहे हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्लक्स चेन से हमारा ट्रांसफर होगा, बट यहाँ पे क्योंकि आउटपुट चाहिए तो सेंटर से एक कनेक्शन आएगा और इसके सेंटर से एक कनेक्शन। क्लियर, बहुत सिंपल सा डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर का। बट इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्क कैसे करता है। तो वर्किंग अगर हम देखते हैं तो समझो फॉर द टाइम बीइंग ये अभी हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो दिस विल बी एट द हायर पोटेंशियल, दिस विल बी एट द लोअर पोटेंशियल। अब देखो ये अगर लोअर पे है दिस थिंग, तो ये लोअर है तो ये हायर पोटेंशियल पे है, तो दिस एंटायर पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, द करंट हैज टू फ्लो समथिंग लाइक दिस, so it has to go from here to here। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, यहां से करंट या तो यहां से जा सकता है या तो यहां से। तो इसके पास में अगर आप ऐसे फ्लो करा रहे हो तो ऐसे फ्लो कराने का कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करंट जो है ना वो ऐसे फ्लो कर सकता है ना वो ऐसे फ्लो कर सकता है। तो नीचे वाला डायोड जो है वो ये करंट को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा इस केस में, करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस, तो ये हायर है, करंट यहां से जाएगा, यहां से ट्रांसफर होता हुआ यहां से वापस आ जाएगा। तो द करंट इन दिस केस, द करंट इन दिस केस, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस ताकि मैं दोनों डायग्राम आपको दिखा पाऊं। गिव मी 1 सेकेंड।
या सो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट क्यों यार, इरेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हमें पता है कि यार करंट अभी कैसा फ्लो कर रहा है, तो करंट जो है वो ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे फ्लो कर रहा है। अभी ऊपर वाला डायोड जो है वो करंट को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा वाला जो डायोड है वो करंट को स्टॉप कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं दे रहा है। अब होगा क्या कि अब जब ये रिवर्स होगा, राइट, एवरीथिंग विल रिवर्स इटसेल्फ, so if you see everything reverses itself and रिवर्सिंग होने पे ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, देखो अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव और ये, तो ये हायर पोटेंशियल पे चला गया, है ना। अब करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, फिर से यही आइडिया है कि भाई ये नेगेटिव हाई है, तो अगर ये ऐसे जाना चाहेगा या ऐसे जाना चाहेगा तो ये दोनों इसको इस तरफ से फ्लो होने नहीं देंगे, ठीक है, दे विल नॉट लेट। याद रखना पहले वाले केस में करंट का डायरेक्शन ऐसे आया था, ठीक है, अभी भी करंट ऐसे जाना चाह रहा है लेकिन ये इसको जाने नहीं दे रहा है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स होने नहीं दे रहा है। अब ये ऐसे कैसे आएगा, सिंपल है भाई, देखो ये प्लस है तो करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल गो फ्रॉम हियर, ये डायोड इसको अलाउ करेगा फॉरवर्ड बायस में, एंड द करंट इज स्टिल फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो वो क्या है, वो एसी करंट की जगह डीसी करंट है, और इसने अपना फुल वेव रेक्टिफिकेशन का काम पूरा कर दिया। आई होप आपको फुल वेव रेक्टिफायर भी समझ गया होगा, उसका डायग्राम भी समझ गया होगा और उसकी वर्किंग भी समझ गई होगी। एक ही क्वेश्चन में मैंने तीनों चीजें कवर कर दी हैं, अगर एक्सप्लेनेशन भी आता है तो भी आप उसको इजीली पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम तो बहुत ही ईजी, अगर आप 3 पार्ट्स में इसको याद रखो और ज्वाइन कर दो, ठीक है, सिंपल। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बस थियोरेटिकल है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ये बोलता है वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ फोटॉन एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m हैव सेम वैल्यू, दोनों का लैम्डा सेम है, ठीक है। अब ये बोलता है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज दिस मच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें ये सिर्फ प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा एम सी बाय एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमको प्रूव करना, कोई टेंशन नहीं। क्या दिया हुआ है भाई, बोला है वेवलेंथ, एनर्जी ऑफ फोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। यार एनर्जी ऑफ फोटॉन तो सिंपल है, एनर्जी ऑफ फोटॉन का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास में, प्लैंक्स थियरी से एच सी बाय लैम्डा, टेक दिस एज इक्वेशन 1। दोनों का लैम्डा सेम है तो दोनों के लैम्डा को अलग लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। वेलोसिटी कहां से आएगी, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलता है भाई अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो होता है h बाय एम इंटू लामडा, यहाँ जो v था वो इधर चला गया और लामडा इधर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया डी ब्रॉगलीज इक्वेशन से, इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके अगर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसका, तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमको हाफ इंटू एम इंटू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर लामडा स्क्वायर। यहां से काइनेटिक एनर्जी हमें इजीली आ जा रही है, कितनी आ रही है हमको, एम एच स्क्वायर अपॉन 2m लामडा स्क्वायर, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे इधर पे आप एक लामडा को मल्टीप्लाई डिवाइड इंटू लामडा इंटू लामडा, इससे क्या होगा, यहाँ पे लामडा स्क्वायर आ जाएगा, और लामडा स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से पता है, तो यहाँ से लामडा स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है आपको 2mk बाय एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लामडा स्क्वायर की जगह, अब लामडा स्क्वायर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया देख लो, ठीक है। देखो इसमें मैनिपुलेशन आना जरूरी है, क्या किया मैंने, फोटोन की एनर्जी दी थी लिख दी, काइनेटिक एनर्जी लिख दी, वेलोसिटी नहीं पता थी, वेलोसिटी डी ब्रॉगली से निकाल ली, डी ब्रॉगली से निकाल के ये इक्वेशन आया, लामडा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मिल रही है तो यहाँ लामडा स्क्वायर क्रिएट कर दिया, ठीक है, सॉरी, लामडा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, राइट। सो लामडा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आ जाएगा इजी आंसर, कैसे देखो, ठीक है। तो हमें आंसर कैसे आ रहा है, आंसर ऐसे आ रहा है कि एच सी, सो एनर्जी इज इक्वल टू
एच सी लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर क्या है हमारा, तो लैम्डा स्क्वायर हमारा जो आ रहा है एच सी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर, कहीं तो हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है एच स्क्वायर अपॉन 2m, या तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एच स्क्वायर इंटू 2mk है ना, तो ये एक एच कैंसिल हो जाएगा एंड योर फाइनल आंसर इज व्हाट वी नीडेड 2mc लैम्डा बाय h इंटू, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, वो थोड़ा सा डराने के लिए आपको टर्म्स में दे रहा है कि नंबर दे दूंगा तो यार तुम आसानी से सॉल्व कर दोगे, मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं, आपने एक 9th-10th में क्वेश्चंस पढ़े होंगे, सीबीएसई आईसीएसई सबने पढ़े हैं ये, चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, है ना। अगर आपको इक्वेशन दिया रहता है F इक्वल टू एम ए, तो हम उसमें ए को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाने के लिए F को m से डिवाइड कर देते हैं, ये उसी का एडवांस वर्जन है भाई। इसने क्या बोला, इसने बोला भाई एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बता दो इन टर्म्स ऑफ एम सी एन लैम्डा, ठीक है। तो एम सी एन लैम्डा के टर्म्स में, एम सी एन लैम्डा के टर्म्स में हमें ध्यान देना है कि एम सी और लैम्डा के टर्म्स में इक्वेशन कैसे बनेगा, है ना। और उसने बता दिया यार, लिख दिया, देखो क्या लिखा है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाय लैम्डा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाई, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो सब दे रखा है, बस मेहनत क्या है, चेंजिंग द सब्जेक्ट प्रॉपरली, राइट, चेंजिंग द सब्जेक्ट प्रॉपरली विल हेल्प यू रीच हियर। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि ये तो लिख लो अभी के लिए, लेकिन खुद से आप ये तीनों इक्वेशन लिख के आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो खुद से और आंसर लाने की, बिकॉज चेंजिंग द सब्जेक्ट में कोई और क्वेश्चन भी आए तो आपको पता रहे यार ये फॉर्मुलाज लिखूंगा और मैनिपुलेट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के और मैनिपुलेशन भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है, मोनोक्रोमैटिक है ना, तो मतलब इसमें एक ही वेवलेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यों, देखो पकड़ना की पॉइंट है, अगर की पॉइंट नहीं पकड़ोगे तो ये क्वेश्चन में थियरी ढूंढते रह जाओगे। जैसे इसने ये बोला ना, पहली बात तो ये आपके लाइट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ये पूछ रहा है यार मेरे को एंगल ऑफ डिविएशन चाहिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। एंगल ऑफ डिविएशन की कहानी बहुत सिंपल इसलिए हो गई क्योंकि इसने ये बताया, कि की पॉइंट क्या बताया भाई, ठीक है। की पॉइंट उसने बताया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये बोलता है कि दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, जैसे ही ये लिखता है मैं मिनिमम डिविएशन के सारे फॉर्मूलाज मेरे लिए ओपन हो जाते हैं, है ना। इसके बाद और क्या पता है, इसके बाद अगर ये मिनिमम डिविएशन है आई इक्वल टू ई हो गया, तो मुझे दूसरा फॉर्मूला पता है कि डिविएशन जो मिनिमम होता है वो होता है 2 टाइम्स आई माइनस ए। तीसरी चीज क्या पता है, मुझे पता है रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए बाय 2। ये सब क्यों पता है, क्योंकि मुझे मिनिमम डिविएशन मिल गया, ठीक है। तो मिनिमम डिविएशन मिलते ही मेरे को ये सारी चीजें खुल गई, मेरा रास्ता खुल गया इतना सारा। अब देखो आगे क्या बोला है, ये बोलता है ईच ऑफ दीज एंगल्स आर 3/4 टाइम्स, तो हर एक एंगल जो है वो 3 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म हम देखते हैं तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल है ना। तो 60 का 3/4, तो आई बाई ई की वैल्यू जो है, आई बाई ई की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 3/4 ऑफ दिस, 3/4 ऑफ दिस करोगे तो ये आ जाएगा आपको 45 डिग्री। तो आई और ई की वैल्यू मिल गई। पहला क्वेश्चन क्या था, डिविएशन, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, डिविएशन, राइट। तो पहला क्वेश्चन डिविएशन से कर देंगे, यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला में डालते हैं तो हमें क्या आ रहा है, हमें आ रहा है कि हमारा डिविएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई, 2 टाइम्स आई इज 45 टू 90 माइनस एंगल ए 60, डिविएशन आ गया है बच्चों आपको 30 डिग्री। पहला सवाल सॉल्व। अब दूसरे सवाल के लिए जनरली आपको लोग बोलेंगे कि यार फॉर्मूला लगाओ डिविएशन वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन डेल्टा एम बाई 2। इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन सोचता है यार, कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे मजा नहीं आएगा फिजिक्स में, सिंपल सोचो। सिंपल क्या सोचना है, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे हमें
इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों पता है। कैसे? इंसिडेंट एंगल जो है वो पता है 45 डिग्री, और यहाँ पे n1 जो है वो 1 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल a/2 30 डिग्री, और यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? n1 sin i, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, ये तो 9th 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, अभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो n1 sin i, n1 कितना है हमारा 1, sin i की वैल्यू sin 45 इज 1/√2 इंटू n2 चाहिए हमको, sin r कितना है sin 30 दैट इज हाफ, तो n2 की वैल्यू आ जा रही है आपकी। सिंपल स्टेप्स, सिंपल आंसर्स, आप कॉपी करके रख सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि समझो और खुद से अप्लाई करो। प्रैक्टिस आपको करनी है, कॉपी करके रटने की कोशिश नहीं करनी है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं ये कॉपी करने के लिए, ये आप देख के कवर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? सिंपल क्वेश्चंस, अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, राइट ना? तो की पॉइंट्स, जैसे मैंने बताया कि की पॉइंट जैसे इसने ये लिखा, ठीक है, तो हमको ये पता चल गया और ये पता चल गया, और ये दोनों पता चलते ही हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, और ये डायग्राम बनाते ही हमारा आंसर ये आ गया। कीज पकड़ो यार, आंसर में की पकड़ो, है ना? ये वो ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है कि मैं डेटा कम दूंगा और कंफ्यूज कर दूंगा तुमको। डेटा कम नहीं देगा, डेटा छुपा के देगा। क्वेश्चन में छुपा रहा है, उसको पकड़ो, है ना? कहाँ छुपाया उसने? उसने यहाँ छुपाया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, और आपके दिमाग में ये फट से क्लिक होना चाहिए कि ये तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है ना? मिनिमम डिविएशन की कंडीशन आते ही आपको क्या फायदा हुआ? आपको ये सारे फॉर्मुलाज खुल गए, और ये फॉर्मुलाज खुल गए तो आपका आंसर और इजी हो गया। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया होगा लिख के, आई होप। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन में ट्रिक पकड़ो, ठीक है? ट्रिक जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा फंसाने वाला है, ठीक है? ये बोलता है हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम है, 230 वोल्ट के सप्लाई पे कनेक्टेड। जब वो बंद था, जब इनिशियली स्टार्ट किया गया तो इतना करंट ले रहा था, फिर आफ्टर सम टाइम वो इतना करंट लेने लगा, है ना? व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, और उसने नाइक्रोम का टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया। भाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट जैसे ही दिया ना, पहले फॉर्मूला लिख लो। टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिलेटेड होता है रेजिस्टेंस, तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये पहले की पॉइंट हो गया आपका। कैसे की हुआ वो भी दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है? लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखा, पहले ये लिख लो ताकि आपको बत्ती जले कि यार इसमें से अगर टर्म मिल जाएंगे तो मुझे चेंज इन टेम्परेचर मिल जाएगा। उसने देखो यहाँ पूछा स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, तो रिलेशन तो यहीं कहीं से आने वाला। लेकिन सर रेजिस्टेंस की तो बात कहीं दी ही नहीं है, आप रेजिस्टेंस कैसे ले रहे हो? ठीक है, तो ये सोचो, जब ये बंद था तो ये 3.2 एम्पियर्स का करंट था, ठीक है? अब ये चालू हुआ और करंट क्या हो गया? 3.2 से 2.8 करंट क्या हुआ है? कम हुआ है। वोल्टेज चेंज किया गया? नहीं भाई, वोल्टेज तो 230 वोल्ट ही रखा है। अगर वोल्टेज सेम, अगर वोल्टेज सेम और करंट घट जाए तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। आया रेजिस्टेंस पिक्चर में? आया, है ना? कैसे क्लिक हुआ मुझे? भाई ये दिया ना, ये दिया तो की पॉइंट लिखा, की पॉइंट लिखा तो यार ये डेल्टा टी दिख रहा है जो चाहिए। अब इसके लिए अल्फा दे दिया, लेकिन आर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। स्टेप देखो, थिंकिंग प्रोसेस देखो, थिंकिंग प्रोसेस हेल्प करेगी, ठीक है? थिंकिंग प्रोसेस आर पे पहुंच गए। अब आर क्यों होगा? यहाँ तो सर करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, लेकिन वोल्टेज तो कांस्टेंट है और करंट बदल जा रहा है ना? मटेरियल भी सेम है, तो करंट बदल जा रहा है, तो करंट अगर बदल रहा है मतलब रेजिस्टेंस भी बदल रहा है, और वही बदला हुआ रेजिस्टेंस ही आंसर देगा। यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, देखो, तो रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस तो निकालना आसान है ना यार, रेजिस्टेंस निकालने में कौन सी दिक्कत है? देखो, पहला रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो इनिशियल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं, इनिशियल वैल्यू तो कितनी है? V बाय आई, तो 230 अपॉन 3.2। इसकी वैल्यू मत निकालने लगना, इसकी वैल्यू निकालने एक ही सिखाता हूं, ठीक है? जो वैल्यू के नंबर मिले वही वैल्यू निकालो। एग्जाम में वही वैल्यूज को कैलकुलेट किया करो जिसके नंबर मिलेंगे, बाकी सबको फ्रैक्शन में ही रखा करो जब तक फाइनल आंसर में नहीं पहुंचो।
ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाने। फिर से बोल रहा हूं, जिन क्वेश्चन में सॉल्विंग का नंबर हो वही पार्ट आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे फाइनल आंसर तक, बाकी को आप फ्रैक्शन में छोड़ के भाग जाओ। ठीक है, अभी देखो इसका एडवांटेज कैसे होगा। सेकंड वाला भी निकालते हैं। सेकंड वाले में कितना हो गया रेजिस्टेंस, तो सेकंड वाले का फाइनल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 230 अपॉन 2.8, है ना। अब मुझे क्या चाहिए भाई, डेल्टा आर चाहिए, तो डेल्टा आर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है मेरा 230 अपॉन 2.8 माइनस 230 अपॉन 3.2। देखो अभी भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 230 कॉमन निकाल लिया, इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया, ये 0.4 आ गया, इसको ले लिया 2.8 इंटू 3.2, ये डेल्टा आर आ गया। अब देखो डेल्टा आर पता है, इनिशियल वाली जो वैल्यू होती है वो आर पता है, सारी वैल्यूज मिल गई, राइट। आर की वैल्यू मिल गई है आपको, आपको डेल्टा आर की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करना है, डेल्टा आर, आर अल्फा तीनों पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो अभी क्या जादू होता है, इसको सब्स्टिट्यूट करो। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करके हमें आ रहा है डेल्टा आर विच इज 230 इंटू 0.4 अपॉन 2.8 इंटू 3.2 इंटू आर आई कितना है हमारा 230 अपॉन 3.2। ठीक है, ये देखो 230 230 3.2 3.2 4 1 4 7, कितना बच गया 1/7 बचा कि नहीं। कैलकुलेशन करते तो कितना डेसिमल्स आते, करने की जरूरत पड़ी, आ गया डायरेक्टली ये 1/7। और ये कितना है अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है बच्चों 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी, है ना। तो यहां से आप डेल्टा टी कैलकुलेट कर लो, है ना। मैं तो कैलकुलेट करूंगा नहीं बिकॉज मेरे को थोड़ी एग्जाम है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, राइट। लेकिन मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं कि ये होता है 10 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1.7, ये आ रहा है 840.34, तो इसको ले लेते हैं 840.34, है ना। अब देखो, अब इसमें फिर से बच्चे फंस जाते हैं, सर डेल्टा टी कौन सा लेना है, फाइनल इनिशियल, इनिशियल हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 840.34। इनिशियल टेम्परेचर बच्चों ढूंढो, लिखा हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्रीज, है ना। इनिशियल वाला इसमें जाके ऐड हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर बनेगा 867.34 डिग्री सेल्सियस। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये लेवल 2.5, लेवल 3 अगर हम मैक्सिमम सोचते हैं तो अराउंड 2.5 का क्वेश्चन है। क्यों है, बिकॉज ये है इजी, लेकिन इसमें फंसाने के तरीके बहुत है। फंसाने का क्या है भाई, क्वेश्चन रीड करोगे पता ही नहीं चलेगा कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट का क्या करना है। रेजिस्टेंस, ये देखो ये क्या बोल रहा है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर निकालने बोल रहा है। करंट देखिए, करंट और टेम्परेचर का यार रिलेशन ही नहीं है, कोई पूरी बुक में नहीं है, फंस गए, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, ये आपकी हेल्प कर रहा है, ये डेटा, है ना, ये डेटा मिलते ही ये लिख दिया मैंने। मुझे पहली चीज ये बता दी यार टेम्परेचर का रिलेशन तो मिल रहा है अल्फा के साथ, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर मुझे चाहिए तो रेजिस्टेंस मुझे कहां से मिल जाएगा, दोनों वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट से रेजिस्टेंस निकाला। फिर फंस गए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन करते रहे, है ना, कैलकुलेशन करते रहे, कैलकुलेशन करने में टाइम बीत गया। लेकिन मैंने क्या बताया, जब तक जिस स्टेप के मार्क नहीं है, स्टेप्स के मार्क है नहीं है, आपको इसका फाइनल आंसर निकालने के नंबर नहीं मिलेंगे, ये लिखने के नंबर मिलेंगे, ये लिख दो, है ना। लिख के इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करो। फ्रैक्शन में सॉल्व करने का क्या फायदा हुआ, जब आपने इसको उठा के फॉर्मूला में डाला तो सब कैंसिल होके एक फ्रैक्शन सिंपल सा 1/7 आ गया, आपकी पूरी कैलकुलेशन बच गई, है ना। और उसके बाद जब सॉल्व करके यहां पहुंचे तो फिर से मिस्टेक, यार डेल्टा टी क्या डालना था, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। डेल्टा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल दिया हुआ होता है यहाँ पे, है ना। स्टार्टिंग रूम टेम्परेचर, यार घर के टेम्परेचर पे चालू किया, हीट किया तो हीटिंग कॉइल है ना, कॉइल हीट होगा, फाइनल टेम्परेचर ढूंढना है, और फाइनल टेम्परेचर देखो आ रहा है 867.34 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर आपको थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है।
क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ब्रेक डाउन करना ही आपका टारगेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा इरेज कर दूं आपको, नहीं तो रीड करने में दिक्कत होगी। चलो नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f वेयर f इज द फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इमेज तो बनाओ, पहले डायग्राम तो बनाओ। देखो डायग्राम, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये बोलता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे है, रियल है ना, इसलिए उल्टा बनाया, अपोजिट साइड रियल तो रियल बनेगा, राइट, उल्टा। अब ये बोलता है कि यार इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, समझो d है, और ये d की वैल्यू जो है, तो 2 प्रूव क्या हो गया, 2 प्रूव हो गया कि भाई d की वैल्यू जो है वो मिनिमम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4f तो होनी चाहिए, ये प्रूव कर। और इस लेंस का फोकल लेंथ आपको दे दिया है, ठीक है, इस लेंस का फोकल लेंथ आपको दे दिया, तो डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4f होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ठीक है भाई ये d है, तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x ले लेते हैं, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब हमारे पास कौन सा राज है, एक ही राज है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस फॉर्मूला लगाओ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है, d माइनस एक्स, पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में है, तो ये हो गया v d माइनस एक्स। ये नेगेटिव है क्योंकि इमेज हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको आ जाएगा f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्वाड्रेटिक बन रहा है, देखो क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स, सॉरी एक्स कैंसिल हो जाएगा, एफ डी, तो प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0। अब यहां आके सब बच्चे फंस जाते हैं, यहां तक आगे फंस जाते हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो यहां से शुरू हुआ ये फिजिक्स का नहीं बचा, फिजिक्स यहीं तक थी। अब आता है मैथमेटिक्स, इसने बोला मैक्सिमम वैल्यू निकालो, है ना, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों सिखाऊंगा। पहला वाला मेथड मैं यहां सिखा रहा हूं बिकॉज इसमें ये x की तो वैल्यू चाहिए कि x कितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए। अब सेकेंड वाला जो मेथड है वो डिफरेंशिएशन वाला है। डिफरेंशिएशन वाला मेथड मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं बिकॉज जो लोग नीट दे रहे होंगे उनको इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, तो मेरा जो मेथड है वो बेसिक क्वाड्रेटिक पे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आता है। अब ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो ये x की वैल्यू होनी चाहिए रियल, और रियल के लिए क्या होती है, रियल के लिए कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये x रियल ही नहीं है तो ये इमेज ही नहीं बनेगी। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इस x की बात कर रहा हूं, ये गैप की। अगर ये गैप रियल नंबर ही नहीं है तो आप क्या, है ना, तो मतलब ऐसा कोई केस है ही नहीं नेचर में जो ऐसा कर सकता है। तो हम लेकिन रियल बनाना चाहते हैं, x की रियल वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज 4fd शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से d कॉमन निकालो और एक बच जाएगा, d माइनस 4f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d जो है वो 0 तो हो नहीं सकता, डिवाइड मार दो तो आ जाएगा d माइनस 4f ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके बाद आपका आंसर आ गया जो प्रूव करना था, ओ ये वाला 4f उधर ले जाओ। देखो स्टेप बाय स्टेप क्या किया भाई, डायग्राम बनाया पहले जो दिया हुआ था, जिसको मैक्सिमाइज करना था वो डिस्टेंस पता किया, और उसके बाद में ये पता किया कि यार ये जो d है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो पता चले तब आंसर निकालोगे ना, क्वेश्चन पता किया पहले, क्वेश्चन ये है ना। फिर हमने बोला ठीक है भाई इसका रिलेशन अगर निकालना है तो पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x ले लिया, इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स ले लिया, उसको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हमने लेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके ये क्वाड्रेटिक बनाया।
है ना, क्वाड्रेटिक तक आप पहुंच गए। अब क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है, क्वाड्रेटिक की वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी जाके ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस 4डी ग्रेटर देन जीरो, यहां से आपको कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो है ये मैथमेटिकल पार्ट है, मैं बता रहा हूं आपको इसलिए बिकॉज बहुत सारे केस में होता है कि अरे सर फिजिक्स नहीं आती इसलिए नहीं आ रहा, नहीं, यहां तक अगर आप पहुंच गए आपको फिजिक्स आता है, थोड़ा सा मैथ्स में मेहनत करोगे ये भी समझ जाओगे। ठीक है, अगेन लेवल 2.5 क्वेश्चन, बिकॉज आई एक्सपेक्ट यार ये आने के लिए प्रैक्टिस लगेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना इस पर। ठीक है, अब सब बोलते हैं सर ये और है तो छोड़ दो, अरे छोड़ क्यों दे, जब मेहनत कर ही रहे हैं तो पूरी मेहनत कर लेते हैं, जब मेहनत कर ही रहे हैं तो पूरी मेहनत कर लेते हैं, और वाला भी कर देते हैं, कभी और वाला अकेले मिल गया तो फालतू में नंबर खा जाएगा, फालतू में नंबर नहीं देने, और वाला भी करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ठीक है, और उसने क्या किया है, एक स्ट्रेट ब्लैक लाइन बनाई है ऑन द ऑब्जेक्टिव, लेंस पे एक लाइन बना दी है, द आईपीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द लाइन, उसका एक रियल इमेज बनाया आईपीस ने एल का। इसका सवाल ये है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो पहले फिर से आ जाओ डायग्राम पे, अगेन जोमेट सॉरी हाँ टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, तो टेलीस्कोप बनाते हैं। देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका आईपीस, ऑब्जेक्टिव पे क्या बनाया है, लाइन। पहले हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव पे एक लाइन बना देते हैं एल। इसका जो इमेज बना, इसने रियल इमेज बनाया यहाँ पे स्मॉल एल का, है ना, और इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है बच्चों, आपको पता है, एफ ओ प्लस एफ, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सवाल बहुत सिंपल है, एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई। देखो अब आइडिया ये है कि एफ ओ बाई एफ ई पता है, लेकिन एफ ओ और एफ ई दिया नहीं है ना, सब बोलते हैं सर एफ ओ बाई एफ ई लिख देते हैं, अरे एफ ओ एफ ई क्वेश्चन में दिया होगा तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो लेंथ दिया है ना, इसका लेंथ और इसका लेंथ, तो ये एफ ओ बाई एफ ई एल और एल के टर्म में कितना है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन समझा कैसे डिफरेंट हुआ, एफ ओ बाई एफ ई क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में कैपिटल एल स्मॉल एल है, तो अगर कैपिटल एल स्मॉल एल है तो उसको सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो हमें ये पता है कि हमारा इमेज, ये जो एल लाइन है इसका इमेज डिस्टेंस ये है ना, ये, तो यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा, कैसे निकालेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fe, आईपीस बना रहे हैं। ठीक है, तो 1/v ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस 1/fo प्लस fe इज इक्वल टू 1/fe, इसको वहां ले जाओ तो आपको आपको यहाँ पे लिखता हूँ, तो वहां माइनस हो जाएगा, fe कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा v इज इक्वल टू fe कट fe fo fe, सो fe इंटू fo प्लस fe डिवाइड बाय माइनस होके fe कट गया तो fo, ये v आ गया, है ना, अब ये आ गया। अब मुझे सेकंड चीज ये पता है, मुझे u पता है, u कितना है, fo प्लस fe। अब सवाल सॉल्व हो गया, देखो अब डेटा आ गया इन टर्म्स ऑफ fo एंड fe, राइट, अब हमको उसको बस रिलेट करना है, कैसे रिलेट करते हैं हम, मैग्निफिकेशन से। देखो तो मैग्निफिकेशन जो आता है, मैग्निफिकेशन जो आता है वो आता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v बाय u, इसको रिलेट करना है। प्रॉब्लम यही तो था, एफ और एफ ई का एल और एल से रिलेशन नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। देखो यहाँ पे एच आई बाई एच ओ, इमेज कितना है एल, ऑब्जेक्ट कितना है कैपिटल एल, वी बाई यू कितना है, तो वी बाई यू करोगे एफ ओ एफ ई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ ई बाई एफ ओ, एफ ओ बाई एफ ई चाहिए, इसको उल्टा मार दो, तो एल बाई एल इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, लेकिन एफ ओ बाई एफ ई क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आ गया आपको, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया आपको कैपिटल एल बाय, सवाल डिफिकल्ट नहीं होते लेकिन सवाल को समझना डिफिकल्ट है, मैं ये मान रहा हूं, एज अ टीचर भी मान रहा हूं।
ठीक है, मुझे खुद जब इनको करना है तो मुझे इनको पढ़ के इसको ब्रेक डाउन करके ये डेटा अरेंज करके फिर सॉल्व करना होता है। तो आप तो स्टूडेंट हो, आपको टाइम लगेगा, बट सीखना तो वही चीज है कि यार कैसे, जैसे मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं तो मैं कौन सा दूसरे प्लैनेट से आया हूं, मैं भी इसी प्लैनेट से, राइट, थोड़ा ज्यादा पढ़ा हूं बस। तो आप भी तो मेरे साथ हेल्प करके प्रैक्टिस करके ब्रेक डाउन कर सकते हो, है ना। मैंने क्या किया, उसने बोला यार टेलीस्कोप बनाओ, मैंने टेलीस्कोप बनाया। उसने बोला एल की लाइन खींचो, मैंने एल की लाइन खींची। उसने बोला इमेज रियल बनाओ आईपीस का, मैंने इमेज बनाया रियल। फिर सवाल यह है कि यार एफओ बाय एफई चाहिए, लेकिन एफओ और एफई का रिलेशन नहीं है मेरे पास में, है ना। तो एफओ और एफई का रिलेशन नहीं है, तो पहले तो ऐसा इक्वेशन चाहिए जो एफओ और एफई का रिलेशन निकाले। तो मैंने वी निकाला, इससे एक रिलेशन आ गया, यू निकाला, इससे एक रिलेशन आ गया। अब मैग्निफिकेशन की बात हो रही थी तो मैग्निफिकेशन लेंथ के टर्म्स में निकाल दिया मैंने, लेंथ के टर्म्स में भी निकाल दिया, वी बाई यू के निकाल दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करते ही एफ और एफ ई का रिलेशन एल और एल से आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ मतलब यार आ जाएगा, कैंसिल होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अपने मेथड पे कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, दैट कवर्स योर सेक्शन बी, राइट। बी के हमने सारे क्वेश्चंस आज कवर किए हैं इन डेप्थ। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा, मैं उसे अपने अगले वीडियो में कवर कर लूंगा। ठीक है, ये सेक्शन हमने आज कवर किया है। अब नेक्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट सेक्शन सी। इसको भी हम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके कवर करेंगे। मैंने आपको कोशिश की है समझाने की, क्वेश्चन रीड करके ब्रेक डाउन कैसे करना है, और उसके बाद में कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करना है वो भी मैंने आपको बताया। आप इस चीज को दिमाग में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। इसको रट के कोई फायदा नहीं है, इसको अगर आप ये सोल्यूशन रट भी लेंगे तो आपको अगला पेपर सेम आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो अवॉइड बाय हार्टिंग, ट्राई लर्निंग द मेथड्स, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शन ए सेक्शन बी अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिए, सेक्शन सी पे मैं लेके आऊंगा। तब तक थैंक यू।